दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियोफेज और स्ट्रक्चर ऑफ T4 बैक्टीरियोफेज और साथ ही साथ हम बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल लाइटिक और लाइसोजेनिक इन दोनों के बारे में भी जानेंगे और जानेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो अगर हम बात करें बैक्टीरियोफेज वायरस की, तो बैक्टीरियोफेज वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, यानी कि उसको संक्रमित करता है। इसलिए इसे हम फेज वायरस या फिर बैक्टीरियल वायरस भी कहते हैं। आपको बता दें कि ये एक ऐसा वायरस है जो कि न तो ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, न किसी प्लांट को इन्फेक्ट करता है, न किसी एनिमल को इन्फेक्ट करता है। ये केवल बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करता है, इसलिए ही इसे बोला जाता है बैक्टीरियोफेज वायरस। अब बात आती है कि इसका नाम बैक्टीरियोफेज कैसे पड़ा। तो बैक्टीरियोफेज जो टर्म है वो सबसे पहले डी हेरल नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, जो कि दो ग्रीक शब्द बैक्टीरिया और फेजिन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बैक्टीरिया ईटर, यानी कि बैक्टीरिया को खाने वाला या फिर कह सकते हैं बैक्टीरिया को भक्षण करने वाला। अब बात आती है कि ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है इनको टी फेज भी कहते हैं और इनकी 7 सीरीज़ है, यानी कि इनकी 7 अलग अलग कैटेगरी है। अब वो कैटेगरी, इन 7 कैटेगरी को अलग अलग पार्ट में रखा गया है। जैसे अगर हम बात करें T2, T4 और T6, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो नंबर है इवन है, इसलिए इस तरह के जो बैक्टीरियोफेज है उनको हम बोलते हैं टी इवन फेजेस। वहीं अगर हम बात करें T1, T3 और T7 की, तो इन्हें हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरुलेंट। वहीं T5 को हम बोलते हैं ऑटोनॉमसली वेरुलेंट। तो इन 7 टाइप के बैक्टीरियोफेज में जो T4 बैक्टीरियोफेज है इसके बारे में सबसे अधिक अध्ययन किया गया है और आपके सिलेबस में इसको पढ़ना भी है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल से T4 बैक्टीरियोफेज के बारे में जानेंगे। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो जो T4 फेज है ये आपको टैडपोल के आकार का दिखाई देगा, जिसमें कि आप देखेंगे ऊपर की तरफ हेड रीजन है और नीचे की तरफ टेल रीजन है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें आपको दो मेन रीजन दिखेंगे, एक है हेड और दूसरा है टेल। तो अगर हम बात करें हेड रीजन की, तो इसमें आपको कैप्सिड हेड और डीएनए देखने को मिलेंगे। तो ये जो कैप्सिड हेड है ये स्पेसिफिक प्रोटीन का बना होता है और यदि हम बात करें इसकी लंबाई और चौड़ाई की, तो इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 120 nm होती है और जो चौड़ाई होती है वो लगभग 86 यानी कि 86 nm होती है। और अगर शेप देखें तो इसका जो शेप होता है वो हेक्सागोनल होता है और ये प्रिज्म शेप का होता है। तो कैप्सिड का मेन जो पर्पस है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, इसको स्टोर करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। अब यदि हम बात करें इसके जेनेटिक मटेरियल की, तो इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, जिसमें कि लगभग 1,70,000 बेस पेयर होते हैं। तो इन जो बेस पेयर है इनकी क्वालिटी होती है कि ये मॉडिफाइड होते हैं। और होता क्या है कि जो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला एक एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, इस एंजाइम से ये अपने आप को बचाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो बैक्टीरिया के अंदर रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम पाए जाते हैं और ये एंजाइम क्या करते हैं, बैक्टीरियोफेज के जो डीएनए है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि उसको कट करते हैं। तो होता क्या है कि बैक्टीरियोफेज के जो डीएनए है उसमें मॉडिफिकेशन होता है, जिसकी वजह से ये जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है ये बैक्टीरियोफेज के डीएनए को डिग्रेड नहीं कर पाता। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टेल रीजन की। तो इसका जो टेल रीजन होता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे कि टेल ट्यूब, कॉलर, स्पाइक, बेस प्लेट और टेल फाइबर। तो अगर हम बात करें टेल ट्यूब की, तो टेल ट्यूब क्या है, ये एक प्रकार का इनर नॉन कंट्रैक्टाइल ट्यूब होता है जो कि प्रोटीन का बनता है। तो होता क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सिरिंज होता है सुई की, ठीक है, जिसके अंदर अगर दवाएं होती है तो हम क्या करते हैं, सिरिंज के थ्रू दवाओं को मरीज के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो सेम ऐसे ही इसका जो टेल ट्यूब होता है इसी के थ्रू
हेड रीजन में जो डीएनए होता है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये एक तरह से पैसेज का कार्य करता है, यानी कि डीएनए को रास्ता देने का कार्य करता है। इसके बाद अगला जो स्ट्रक्चर है वो है सीथ। तो जो टेल ट्यूब होता है वो एक कंट्रैक्टाइल यानी कि संकुचनशील कवर्ड के द्वारा ढका होता है, जिसको हम बोलते हैं सीथ, जो कि टेल सीथ प्रोटीन के द्वारा बना होता है। तो ये सीथ करता क्या है, इसमें कंट्रैक्शन होता है यानी कि संकुचन की क्षमता होती है, जिसके कारण ये टेस्ट ट्यूब को सिकुड़ता है यानी कि एक तरह से दबाता है, जिससे कि हेड के अंदर जो डीएनए होता है वो चलकर बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाता है। जैसा कि आपने देखा है कि सिरिंज के अंदर ऊपर की ओर दबाते हैं तो अंदर का जो दवा होता है वो क्या होता है, मरीज के अंदर चला जाता है। सेम वैसे ही इसमें जो सीथ होता है ये पुश करने का काम करता है। टेल रीजन का अगला जो पार्ट है वो है कॉलर और विस्कर, जो कि हेड रीजन के पास पाए जाते हैं। तो इनका काम क्या होता है कि जब बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो उस दौरान ये जो टेल है, लॉन्ग टेल फाइबर है, उसको विथड्रॉ करने का काम करते हैं। इसके अलावा इनका एक और भी फंक्शन है, जब बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया के अंदर होता है और नए फेज का निर्माण होता है, उसी दौरान ये क्या करता है कि हेड वाले रीजन को टेल फाइबर से जोड़ने का काम करता है। तो आप सभी ने जब बैक्टीरिया पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे बैक्टीरिया के ऊपर बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक करता है और बैक्टीरिया के अंदर कैसे फेज बनते हैं। तो जब बनते हैं तो उसी दौरान ये हेड और टेल दोनों को जोड़ता है। टेल रीजन का अगला पार्ट है स्पाइक। अब ये स्पाइक करता क्या है कि बैक्टीरियल सेल में जाकर बैक्टीरियोफेज वायरस को जोड़ता है और वहाँ पर एक ओपनिंग बनाता है, जिससे कि जो डीएनए है बैक्टीरियोफेज का वो बैक्टीरिया के अंदर जा सके। अगला जो पार्ट है वो है टेल फाइबर, और टेल फाइबर एक तरह से एपेंडेजेस होते हैं जो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इसके थ्रू ही बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया के जो सरफेस होते हैं यानी कि बैक्टीरिया का जो मेम्ब्रेन है उसी से जाकर चिपकता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस के लाइफ साइकिल की। तो इसका जो लाइफ साइकिल है यानी कि इसका जो जीवन चक्र होता है वो अनुकूल परिस्थितियों में यानी कि फेवरेबल कंडीशन में स्टार्ट होता है। तो फेवरेबल कंडीशन आते ही बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है और अपने टेल फाइबर के थ्रू जाकर बैक्टीरिया के ऊपर चिपक जाता है। अब इसके बाद होता क्या है कि जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए होता है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो जब बैक्टीरियल सेल के अंदर बैक्टीरियोफेज का डीएनए जाता है तो उसके अंदर जाकर वो मल्टीप्लाई करने लगता है, या फिर कह सकते हैं कि रिप्लिकेशन करने लगता है और अपनी संख्या बढ़ाता है, और धीरे धीरे ये बैक्टीरिया के जीन पर कंट्रोल कर लेता है और बैक्टीरिया सेल के अंदर ढेर सारे नए बैक्टीरियोफेज का निर्माण करता है। तो बाद में होता क्या है कि जो बैक्टीरियल सेल है उसकी वॉल फट जाती है, यानी कि बैक्टीरिया जो होता है वो फट जाता है और उसके अंदर से ढेर सारे नए बैक्टीरियोफेज वायरस बाहर आ जाते हैं। आपको बता दें कि बैक्टीरियोफेज के इस लाइफ साइकिल को हम संक्रमण चक्र भी कहते हैं, यानी कि बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल को इन्फेक्शन ऑफ साइकिल भी कहा जाता है। तो यदि बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल को अगर हम डिटेल से देखें तो उसमें आपको कई स्टेप दिखाई देंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है एडजॉर्प्शन और इन्फेक्शन, यानी कि अधिशोषण या संक्रमण। तो जब बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरियल सेल या फिर कह सकते हैं एक तरह से ये इसका होस्ट है, तो होस्ट सेल भी बोल सकते हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे हम पोषक कोशिका। तो जब बैक्टीरियोफेज पोषक कोशिका यानी कि बैक्टीरिया की सतह पर जुड़ता है तो इस प्रक्रिया को हम अधिशोषण या एडजॉर्प्शन कहते हैं। और जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि ये टेल फाइबर के द्वारा और इनके नीचे जो लगे होते हैं इंड प्लेट होते हैं उससे बैक्टीरिया की सतह पर जुड़ जाता है। अगला स्टेप है पेनिट्रेशन यानी कि भेदन। तो इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज का टेल प्लेट है वो क्या करता है, जीवाणु की सतह पर चिपकता है और उसमें कुछ एंजाइम होते हैं जो कि बैक्टीरिया की सतह पर एक छेद बना देते हैं, और इसी छिद्र की सहायता से जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो क्या करता है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाता है। थर्ड स्टेप है इंजेक्शन यानी कि अंतःक्षेपण।
तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंजेक्शन में क्या होता है कि हम सिरिंज में जो उपस्थित दवा होती है वो मरीज के अंदर जाता है। सेम वैसे ही बैक्टीरियोफेज का जो इंड प्लेट होता है वो बैक्टीरिया के संपर्क में आता है। और जैसे कि मैंने बताया था, जो बैक्टीरियोफेज का जो सीथ है जो कि टेल रीजन में पाया जाता है वो कंट्रेक्टाइल होता है, सिकुड़ने वाला होता है। तो ये क्या करता है कि इसके टेल वाले रीजन को सिकोड़ता है, जिसके कारण इसके अंदर जो डीएनए होता है बैक्टीरियोफेज का वो बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाता है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अंतःक्षेपण यानी कि इंजेक्शन। तो अंतःक्षेपण के अंत में होता क्या है कि जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो बैक्टीरिया सेल के अंदर चला जाता है और उसका जो पूरा पार्ट होता है यानी कि जो प्रोटीन और कैप्सिड वाला पार्ट होता है वो बाहर ही रह जाता है। अंतःक्षेपण के बाद अगला जो स्टेप है वो है अभिव्यक्त काल यानी कि लैटेंट पीरियड। इसे बायोसिंथेसिस काल या फिर कह सकते हैं जैव संश्लेषण प्रावस्था भी कहते हैं। तो इस स्टेज में होता क्या है कि जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो जीवाणु कोशिका में प्रवेश करते ही जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसको नष्ट करने लगता है, यानी कि उसको क्या कहता है कि बैक्टीरियोफेज के डीएनए के प्रति प्रतिरोधी बना देता है। ठीक, यानी कि जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो बैक्टीरियोफेज के डीएनए को नुकसान नहीं पहुंचा पाता और बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है वो बैक्टीरियल डीएनए को नियंत्रित करके उसको धीरे धीरे कट कर देता है, जिससे कि अब बैक्टीरियोफेज का डीएनए वो पूरी तरह से बैक्टीरियल सेल को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो अब बैक्टीरिया पर पूरी तरह से कंट्रोल बैक्टीरियोफेज के जीनोम का हो जाता है। हम यहाँ पर इस तरह से भी कह सकते हैं कि अब बैक्टीरियोफेज का जो जीनोम है या डीएनए है अब बैक्टीरिया के ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है कि जो फेज का डीएनए है वो बैक्टीरिया पर नियंत्रण करने के पश्चात उसके अंदर कुछ प्रारंभिक प्रोटीन बनाता है और कुछ एंजाइम बनाता है जो कि नए बैक्टीरियोफेज के निर्माण में सहायक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब बैक्टीरियल सेल के अंदर जो डीएनए है बैक्टीरियोफेज का वो कुछ ऐसे एंजाइम बनाता है जो कि बैक्टीरिया के अंदर नए बैक्टीरियोफेज का निर्माण प्रारंभ कर देता है। तो लैटेंट पीरियड के बाद अगला जो स्टेज होता है वो होता है मैच्यूरेशन यानी कि परिपक्वन। तो परिपक्वन में होता क्या है कि जब बैक्टीरियल सेल में आवश्यक प्रोटीन और एंजाइम बन जाते हैं तो उसके बाद होता क्या है कि बैक्टीरिया के अंदर नए बैक्टीरियोफेज बनने लगते हैं और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं मैच्यूरेशन यानी कि परिपक्वन। कहने का मतलब है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर नए बैक्टीरियोफेज का निर्माण ही कहलाता है परिपक्वन। तो इस दौरान होता क्या है कि सबसे पहले बैक्टीरियोफेज का जो हेड वाला रीजन है वो पहले बनता है, फिर उसके बाद टेल वाला रीजन बनता है। तो टेल वाले रीजन में सबसे पहले टेल प्लेट, टेल कोर ये सभी बनते हैं और सबसे लास्ट में बनता है टेल फाइबर। तो इस तरह से एक बैक्टीरियल सेल के अंदर लगभग 200 या 200 से अधिक बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं। मैच्यूरेशन के बाद अगला जो स्टेज है वो है लाइसिस एंड रिलीज यानी कि लयन एवं निर्मुक्ति। तो जब बैक्टीरियल सेल के अंदर पर्याप्त मात्रा में बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल है वो फट जाता है और उसके फटने के बाद उसके अंदर जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं लाइसिस एंड रिलीज। तो बैक्टीरियल सेल का फटना कहलाता है लाइसिस और बैक्टीरियोफेज का बाहर की ओर निकलना कहलाता है रिलीज। अब इस तरह से जो नए बैक्टीरियोफेज बनते हैं वो दूसरे बैक्टीरियल सेल पर अटैक करते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरियोफेज वायरस का जो लाइफ साइकिल है वो चलता रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरियोफेज का ये जो लाइफ साइकिल है ये 2 टाइप का होता है, एक है लाइटिक और दूसरा है लाइसोजेनिक। तो जनरली देखा जाए तो T4 बैक्टीरियोफेज में लाइटिक लाइफ साइकिल ही होता है, लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल नहीं होता। तो अब क्या है लाइटिक लाइफ साइकिल और क्या है लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल, आइए इसको समझते हैं। तो एक साइड आप देख सकते हैं लाइटिक लाइफ साइकिल है और दूसरी तरफ है लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। तो लाइटिक लाइफ साइकिल में होता क्या है कि जब बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है और अपना जीनोम उसके अंदर डाल देता है और बैक्टीरिया पर पूरी तरह से कंट्रोल करके उसके अंदर नए बैक्टीरियोफेज को बनाता है और बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है।
ठीक है, यानी कि लाइटिक लाइफ साइकिल में बैक्टीरिया जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। वहीं राइट साइड आप देखेंगे कि जब बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर डालता है तो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ जुड़ जाता है, और जब बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करता है बाइनरी फिशन के थ्रू, तो नए वाले बैक्टीरिया में उस बैक्टीरियोफेज का डीएनए चला जाता है। कहने का मतलब कि लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में बैक्टीरिया जो होता है वो ख़त्म नहीं होता, जबकि लाइटिक लाइफ साइकिल में जो बैक्टीरियल सेल है वो ख़त्म हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि लाइटिक लाइफ साइकिल और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में क्या डिफरेंस है। तो लाइटिक लाइफ साइकिल एक ऐसा वायरल रिप्रोडक्शन है जिसमें कि बैक्टीरियल सेल ख़त्म हो जाता है, जबकि लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल एक ऐसा वायरल रिप्रोडक्शन है जिसमें कि वायरस का जीनोम होस्ट के जीनोम यानी कि बैक्टीरियल जीनोम के साथ जुड़ जाता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो वायरल डीएनए होता है वो होस्ट जीनोम के साथ इंटीग्रेटेड नहीं होता, यानी कि जुड़ता नहीं है, जबकि लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में हमने देखा कि वायरल डीएनए जो होता है वो होस्ट जीनोम यानी कि बैक्टीरियल जीनोम के साथ जुड़ जाता है। थर्ड डिफरेंस ये है कि लाइटिक लाइफ साइकिल में जो होस्ट का डीएनए होता है यानी कि जो बैक्टीरियल डीएनए होता है वो हाइड्रोलाइज होता है यानी कि ख़त्म हो जाता है, जबकि लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में जो होस्ट का डीएनए होता है वो हाइड्रोलाइज नहीं होता। अगला डिफरेंस ये है कि लाइटिक लाइफ साइकिल में जो प्रोफेज स्टेज होता है वो नहीं पाया जाता, जबकि लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में प्रोफेज स्टेज पाया जाता है। तो प्रोफेज स्टेज क्या होता है? प्रोफेज स्टेज वह स्टेज होता है जिसमें कि बैक्टीरियल डीएनए और वायरल डीएनए दोनों ही जुड़ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में ही बैक्टीरियल और वायरल डीएनए जुड़ते हैं, जबकि लाइटिक लाइफ साइकिल में तो बैक्टीरियल और वायरल डीएनए नहीं जुड़ते। तो इस वजह से लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में प्रोफेज स्टेज देखने को मिलता है। अगला और लास्ट डिफरेंस ये है कि लाइटिक लाइफ साइकिल में जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है वायरल डीएनए का वो इंडिपेंडेंटली होता है, यानी कि अकेले ही वायरल डीएनए अपने आप को डिवाइड करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है, जबकि लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में आप देखेंगे कि जो वायरल डीएनए है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये होस्ट सेल के साथ यानी कि होस्ट सेल के जो जीनोम है उसके साथ रिप्लिकेट होता है। अगला डिफरेंस ये है कि लाइटिक लाइफ साइकिल में जो होस्ट सेल होता है यानी कि जो बैक्टीरियल सेल होता है वो लाइज्ड हो जाता है यानी कि ख़त्म हो जाता है, और जो वायरल पार्टिकल्स है यानी कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस है वो रिलीज़ हो जाते हैं, जबकि लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में ऐसा नहीं होता, होस्ट सेल ख़त्म नहीं होता और न ही नए वायरल पार्टिकल रिलीज़ होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये जो वीडियो है वो ख़त्म होता है, जिसमें कि हमने बैक्टीरियोफेज के रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल से जाना। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।